हेलो फ्रेंड, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी। ELP टेक्नीशियन UPPCL टीचरों के लिए डेली एक सीरीज चलती है और इस सीरीज़ का नाम क्या है, काशी सीरीज। ठीक है, डेली एक वीडियो ऐड होती है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की, ठीक है, जो MCQ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसकी, और एक वीडियो 3 बजे आती है जो आपके कॉन्सेप्ट बनाने के लिए होती है। ठीक है, दोनों ही वीडियो इंपॉर्टेंट है और दोनों को ही देखा कीजिए। ठीक है, सेशन पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है ना। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कम बिजली का ट्रांजिस्टर एप्लीकेशन कौन सा है। यानी ऐसा क्या चीज़ है जिसमें हम ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं और वो कम बिजली खपत करती है। ठीक है, तो हमको पता है कि सभी लाउड स्पीकर ज़्यादा बिजली खपत करती है, टीवी रिसीवर और करती है, एम्पलीफायर है तो और करेगी। मगर जो माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन तुम जानते होगे जो हमारे माइक्रो लगी होती है, वो बहुत कम बिजली की ट्रांसफार्मर वाली यानी वैसे ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं जिसमें कम रेटिंग की वोल्टेज अप्लाई की जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन। और उसमें किस ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं जहाँ पे कम बिजली की खपत होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोफोन, या फिर जिसको माइक भी कहते हैं। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखें कि CRO में 230 वोल्ट RMS मुख्य AC वोल्टेज क्या होगी। यानी क्या दिया है, 230 वोल्ट क्या है, RMS वोल्टेज है। ठीक है, तो इसकी मुख्य यानी मुख्य की बात करें यानी VM की वैल्यू क्या होगी। तुमको पता है कि सर VM बराबर होता है, सॉरी क्या होता है, हमको पता है कि सर VRMS बराबर होता है VM/√2। साइनसोइडल दिया है इसलिए, ठीक है, नहीं दिया होता है तो साइनसोइडल मान के किया जाता है। तो VRMS बराबर VM/√2। और मुख्य AC की बात किया है, यानी सर हमको ये VM का मान ज्ञात करना है। तो VM का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे सर, VRMS गुणे √2 की वैल्यू 1.41 होती है। और जब इसको रख के सॉल्व करोगे 240 गुणे 1.41, तो तुम्हारे कितना प्राप्त होगा सर, 339 वोल्ट प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 339 वोल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर ये वाला फॉर्मूला। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखें। AC से DC ड्राइव नियंत्रण का एक उपयोग है। AC से DC ड्राइव, रोबोटिक्स, कंप्रेसर, सर्वो एप्लीकेशन या विद्युत कर्षण। देखो ध्यान से देखो कि जो ऊपर ट्रेन रेलवे स्टेशन पे गई होगी, वहाँ पे देखते होगे एक तार जाती है ऊपर से, जिस पे तो क्या होती है, हमारी ट्रेन ऐसे लगी होती है, तो इसकी पेंटोग्राफ ऐसे करके इस पर ऐसे टच रहता है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन होती है ये हमारी होती है 25 kV AC होती है। क्या होती है, 25 kV AC। मगर जो हमारे कर्षण में मोटर लगी होती है वो कौन सी होती है सर, DC सीरीज मोटर लगी होती है। तो AC से DC ड्राइव यानी जो DC सीरीज मोटर को चलाने के लिए हम जिस नियंत्रण का प्रयोग करते हैं वो नियंत्रण कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो सर विद्युत कर्षण या ट्रैक्शन में। सर मैं आगे अगर ट्रैक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सर AC और ये DC, सही है ना, यहाँ पे हमारी AC है और मोटर कैसे चलानी है, DC सप्लाई से चलानी है। तो जो ड्राइव नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है वो किसमें किया जाता है सर, विद्युत कर्षण यानी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, जिसको ट्रेन, लोकोमोटिव ये सब भी कहते हैं। सही है, इसको याद रखना, इसमें प्रयोग की जाती है। सही है ना। अगला क्वेश्चन देखें, करंट ट्रांसफार्मर के माध्यमिक करंट का मानक मूल्य क्या होता है। हम जानते हैं कि सर क्या होता है, 1:5 होता है। तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 5 एम्पियर सही आंसर हो जाएगा। ये मेमोरी बेस्ड, इसको याद रखना। करंट ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है, इसको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, और इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है हमेशा शॉर्ट रखनी होती है। ओपन करोगे तो वाइंडिंग जल जाएगी, करंट ट्रांसफार्मर बेकार हो जाएगा। तो पूछता है कि बताओ ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसके सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा शॉर्ट रखते हैं, तो वो सर करंट ट्रांसफार्मर होती है, जिसको क्या बोलते हैं तो CT बोलते हैं। और ये हमारी स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखें, कौन सा निम्न में से एक कारण है, यानी क्वेश्चन पूछेगा उसके 4 कारण होंगे कि सक्रिय DC जनरेटर के अवशिष्ट चुंबक होने के लिए। यानी क्या हुआ है, मान लो कि हम सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर प्रयोग नहीं किए, हम सेल्फ एक्साइटेड प्रयोग किए, क्योंकि वो लगातार क्या हो, चुंबक बना रहता है। अच्छा, वो चुंबक बना रहता है मगर वो धीमे धीमे क्या होता है,
जो उसकी रेसिडुअल चुंबकत्व यानी जो बची हुई चुंबकत्व है वो खो रही है। तो इसका मेन कारण क्या हो सकता है? आर्मेचर को ठीक से परतदार बनाते हैं तो वो एडी करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रतिरोध, आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम से कम या अधिक, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गलत की ब्रश स्थिति अलग होने के कारण क्या होती है? ब्रश की स्पार्किंग हो सकती है। मगर अगर जनरेटर लंबे समय तक प्रयोग न किया जाए तो उससे क्या होती है? उसकी अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो जाती है। इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको याद रखना। अब इसको अवशिष्ट चुंबक प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? सर शंट जनरेटर का प्रयोग कर लिए या फिर बैटरी का हम प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखें। किस प्रकार के डीसी मोटर का भार उठाने के लिए क्रेन में प्रयोग किए जाते हैं? क्रेन में, होइस्ट में हो, लिफ्ट में हो गया, ये सब जितनी भी जो भारी काम में होती है वो हमारा केवल और केवल एक मोटर कर सकता है, वो डीसी सीरीज मोटर कर सकता है। क्यों? क्योंकि सर इसकी स्टार्टिंग टॉर्क बहुत उच्च होती है। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत उच्च होती है, इसलिए प्रयोग करते हैं। अगर टॉर्क की बात करें तो समानुपाती किसके होता है? सर IA² की। मगर ये सैचुरेशन तक होता है, सैचुरेशन के बाद क्या हो जाता है? फिर IA हो जाता है। तो इसका याद रखना, यही अधिक पूछता है। अगर कभी कभी सैचुरेशन के बाद पूछे तो ये मत मार देना, गलत हो जाएगा, फिर ये हो जाता है। ठीक है, तो सैचुरेशन के बाद ये हो जाती है और शुरुआत में ये होती है। तो स्टार्टिंग टॉर्क बहुत उच्च होता है, इसलिए हम क्रेन, होइस्ट, लिफ्ट इस सब में इसका प्रयोग करते हैं। अगर डीसी नहीं दिया होता, डीसी मोटर, अगर एसी मोटर दिया होता तब फिर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर मारते हैं। सही है ना, ये याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखें। कंपाउंड डीसी जनरेटर का एक उपयोग कहाँ करते हैं? देखो पहले तो ऑप्शन छांटना ठीक हो। स्ट्रीट लाइट में सर लेवल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रेलवे में सर सीरीज जनरेटर का प्रयोग करें तो कोई दिक्कत नहीं, बूस्टर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मगर वो डीसी के लिए होता है, तो ये भी याद रखना। वेल्डिंग जनरेटर में सर डिफरेंशियल कंपाउंड का प्रयोग करते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। मगर जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? सर कंपाउंड डीसी जनरेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कंपाउंड डीसी जनरेटर का प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखें। टोंग परीक्षक का उपयोग करके कोई भी माप लेने से पहले मुख्य सावधानी क्या होती है? टोंग टेस्ट जानते ही हो क्या होता है? सर हाई करंट मापने के लिए हम टोंग टेस्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखते हुए एक ऐसा बना रहता है, फिर उस पर एक ऐसे करके ऐसे लगी होती है, इसके बीच में अगर चालक जाता है तो उसमें बहने वाली धारा का मान बता देता है। यहाँ पे डिजिटल लगा होता है, यहाँ से माप देता है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या देखते हैं इसमें कि ये जो होती है इसकी पैमाना संकेतक शून्य पर हो। सबसे बड़ी चीज़ सुनिश्चित ये कर लेते हैं कि वो क्या हो? शून्य पे लगी हो। जैसे मैगर हो तो ये ध्यान में पहले रखते हैं कि वो इनफाइनाइट पे होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि सर ये सुनिश्चित कर लें कि जो उसका पैमाना है या फिर जो संकेतक है या फिर जो सुई है वो क्या हो जाए? शून्य पर हो। और टोंग टेस्टर का काम बता दिए कहाँ करते हैं। ठीक है, हाई करंट मापने के लिए। अगला मल्टीमीटर का भी कर सकते हैं, मगर लो करंट के लिए होता है, ज़्यादा करंट के लिए, जैसे 1000 एम्पियर या 100 एम्पियर से ज़्यादा के लिए हम टोंग टेस्टर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हवा से नमी को अवशोषित करने के बाद सिलिकॉन जेल का रंग कैसा हो जाता है? सिलिकॉन नहीं, सिलिका जेल। देखो पहले तो सर ये कहाँ प्रयोग होता है? सर ट्रांसफार्मर में। नाम क्या होता है सर इसका नाम सर होता है ब्रेदर। ठीक है, शुरुआत में कैसा कलर देता है? सर शुरुआत में ये देता है हमको ब्लू कलर, बाद में कैसा हो जाता है? ये पिंक हो जाता है। तो क्या दिया है? सूखने के बाद, तो सर सूखने के बाद गुलाबी होता है। देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए पहला ही ऑप्शन दे दिया कि यही मार के चले आओगे। तो ये क्या होता है? सूखने से पहले नमी की बात होती है, बाद में गुलाबी होती है, और ये सूखने के पहले की कहानी होती है नीला। ठीक है ना, इसको याद रखना, ब्रेदर में लगता है। डीसी जनरेटर के समानांतर कारण के लिए मुख्य शर्त क्या होनी चाहिए? देखो जितने भी डीसी जनरेटर हुआ, डीसी मोटर हुआ, इन सब में क्या होती है? एक पॉजिटिव टर्मिनल होती है, एक नेगेटिव टर्मिनल होती है। ठीक है, सिंगल फेज में कोई उतने टर्मिनल का महत्व नहीं होता है, उसमें फेज सीक्वेंस देखा जाता है। मगर जब तुम डीसी की बात करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? अगर पैरेलल ऑपरेशन कर रहे हो
तो अगर इस मोटर का पॉजिटिव है तो इसका भी पॉजिटिव, अगर इस मोटर का निगेटिव है तो इसका भी निगेटिव होना चाहिए। यानी दोनों जनरेटर की पोलैरिटी एक ही होनी चाहिए, अलग नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही बन जाती है फिर, ठीक है, कि पोलैरिटी सेम रहे। ये सब तो बात, ये सब भी होनी चाहिए, मगर ये सब बात की चीज़ें हैं। मगर पहले क्या होनी चाहिए सर? पहले ही हमारी पोलैरिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। सही है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखें कि एक 100 kVA ट्रांसफार्मर 2400 वोल्ट बटे 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज के ट्रांसफार्मर का टर्न 300 टर्न है प्राथमिक वक्र पर, ठीक है। तो प्राथमिक वाइंडिंग में टर्न की संख्या कितनी होगी ज्ञात करें। सारी चीज़ दे चुकी है, ठीक है। 2400 है, 240 है, ये कितना है सर? 300 टर्न है। यानी सेकेंडरी टर्न कितने दिए है? 300 टर्न। हमसे क्या पूछा है? प्राथमिक टर्न पूछा है। हमको पता है कि सर V2 बटे V1 बराबर N2 बटे N1 बराबर E2 बटे E1 बराबर I1 बटे I2 हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर करंट क्या हो जाता है? जस्ट उल्टा हो जाता है इसका। सही है? क्यों हो जाता है? क्योंकि सर पावर कांस्टेंट रहता है, तो एक बढ़ने लगता है तो दूसरा घटने लगता है, इसलिए ऐसी कहानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालना चाहें तो V2 का मान दिया है कितना? 240 दिया है। V1 का मान कितना दिया है? ये दिया हुआ है। N2 का मान कितना दिया हुआ है सर? 300 दिया है। और प्राइमरी का हमको निकालना है X। कैसे निकलेगा सर? ये कट जाएगा कितनी बार में सर? ये 10 बार में कट जाएगा। तो सर हमारे X का मान निकल कर आएगा, यानी प्राइमरी टर्न का मान निकल के आएगा X बराबर 300 गुणे 10, 3000। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा सर? 3000 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। न्यूमेरिकल याद रखना, इसके सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं। इसको किससे दिखाते हैं? के बराबर, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी कहते हैं। सही है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखें कि 2 LCD या LED डिजिटल मल्टीमीटर में DMM, डिजिटल मल्टीमीटर की बात कर रहा है, प्रदर्शन में कितने खंड होते हैं। तो हमको पता है कि तुम घड़ी में, सुई में या डिजिटल में, कैलकुलेटर में तुम एक चीज़ देखे होगे। क्या देखे होगे सर? देखे होगे कि वो कुछ इस तरीके से बना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके बना होता है ना। 9 लिखना होता है तो ऐसे लिखता है, 5 लिखना होता है तो ऐसे लिखता है, ठीक है। यानी इसमें टोटल कितनी होती हैं? इसको गिन लो, ये टोटल कितनी है? तो सर 1 2 3 4 5 6 7 प्रदर्शन करने के लिए खंड होते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले बोलते हैं। इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले बोलते हैं। तो याद रखना, इसमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले का प्रयोग होता है जितने भी डिजिटल वाली चीज़ें होती हैं नंबर दिखाने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम इतने ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि ट्रांसफार्मर के पूर्ण लोड पर नुकसान कितना है। यानी अगर PI की बात करें तो कितना दिया है? 1000 वॉट दिया है। तो आधे लोड पर, यानी जब ये तो M पूरा था, जब ये M/2 होगा तो लोड कितना हो जाएगा। तो याद रखना, आयरन लॉस हमारा लोड पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है। जो हाफ लोड है, फुल लोड हो या नो लोड हो, कभी भी होगा। ये 1000 वॉट है तो 1000 ही वॉट रहेगा, बदलेगा नहीं। ये हमेशा 1000 ही वॉट रहता है। बदलता क्या है हमारा सर? PC बदलता है, कॉपर लॉस। अब मान लो अगर ये PC पूछ लेता है 1000 वॉट है तो आधे लोड पे बताओ तो क्या होता है? तो सर हो जाता है हमारा 1000/4। जितना होता है तो 1/2, अगर आधा दिया तो स्क्वायर कर देते हैं। अगर 25% यानी 1/4 दिया होता है तो 1/4 का स्क्वायर कर देते हैं, ऐसे, ठीक है। तो हमारा नो लोड पे कोई भी करंट नहीं बदलता, ये आधे लोड पे। तो 1000 वॉट है तो 1000 ही वॉट रहेगा। कौन? इसलिए तो कांस्टेंट लॉस, कोर लॉस, आयरन लॉस, फिक्स्ड लॉस सभी कहते हैं। सही है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखें कि 0100 के बाइनरी अंकों को सही दशमलव संख्या क्या होगी। इसको दशमलव में बदलना है। तो देखो, बाइनरी से दशमलव में बदलने के लिए, यानी बाइनरी से डेसिमल में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 ऐसे बढ़ता चला जाता है। अब जो वैल्यू होती है इसको लिख देते हैं। 2 की पावर कितनी है?
जीरो का जीरो प्लस 2 के पावर 1 पे कितना है जीरो, ये देखो ये जीरो है 1 1 है, और 2 के पावर 2 पे कितना है सर 1 है, 1 दिया है ना, प्लस 2 के पावर 3 पे कितना दिया है जीरो, इसको लिख देते हैं। अब सबकी वैल्यू लिखो तो ये कितनी हो जाएगी सर जीरो, ये कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि 2 के पावर जीरो की वैल्यू तो 1 होती है हमको पता है, मगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, प्लस इसको ऐसे, अच्छा ये प्लस होगा, ये प्लस लिख देते हैं, कितना हो जाएगा तो सर ये 2 का स्क्वायर है 4 प्लस फिर ये क्या हो जाएगा जीरो, यानी ये कैसे कितना हो गया हमारा सर 4, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, इसे बदलना आना चाहिए। ठीक है, एक क्लास कभी इस पर भी हम ले लेंगे, सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखें कि ट्रांजिस्टर में इस्तेमाल सिलिकॉन अर्धचालक का बाधा संभावित कितना होता है। बाधा मतलब एक तरीके से बात करें तो ये तुमसे ये पूछ रहा है कि ये बताओ इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होता है, ठीक है, या फिर बैरियर पोटेंशियल कितना होता है, बैरियर वोल्टेज। बैरियर वोल्टेज की बात करें तो हमको पता है सर इसका बैरियर वोल्टेज होता है, सिलिकॉन की बात करें तो सर 0.7 वोल्ट होता है, और ये जर्मेनियम की बात कर लें तो 0.3 वोल्ट होता है। इसका मतलब समझते हो क्या होता है कि अगर तुम 5 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हो किसी ऐसे सिलिकॉन वाले सर्किट को, तो 0.7 वोल्ट तुम्हारा कौन खा जाता है, ये सिलिकॉन ही खा जाता है, बचा हुआ कहाँ जाता है तुम्हारे लोड पे जाता है, यानी 4.3 वोल्ट जो है तुम्हारे लोड पे जाती है। पहले तुम जो भी दोगे बैरियर पोटेंशियल, यानी जो सिलिकॉन वाली होती है, सिलिकॉन वाले सेमीकंडक्टर से अगर बैरियर पोटेंशियल बनता है तो ये तुम्हारा 0.7 वोल्ट कौन खा जाता है, यही बैरियर यानी यही खा लेगा, और जर्मेनियम कितना खा जाता है 0.3 वोल्ट। सही है, इसको याद रखना है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 0.7, और ये किसके लिए होता है सर जर्मेनियम के लिए होता है, इसको याद रखना। और दोनों ही क्या है टेट्रावैलेंट है, यानी 4 संयोजी तत्व है। सही है, इसको याद रखना, सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाबू सेशन पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, डेली करते हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों, हो सकता है समझ में ना आ रहा है या पढ़ा नहीं पा रहे हो, जो भी है, मगर मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, टोटली डेली मेहनत हो रहा है, तो इस मेहनत के खातिर सब्सक्राइब जरूर कर दो और शेयर कर दिया करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।